Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 11 of MTH 324 Complex Analysis. हमारा आज का टॉपिक है Sufficient Conditions for Analyticity. लास्ट लेक्चर्स में हमने Necessary Conditions for Analyticity डिस्कस की थी एंड Necessary Conditions में हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शंस किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो तो उस पॉइंट पे वो काशीज़-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। इसके साथ हमने कुछ एग्जांपल्स ऐसी स्टडी की थी कि जो काशीज़-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई तो करती हैं बट डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी नहीं देती उस पॉइंट पे। तो आज के लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि काशीज़-रीमान इक्वेशंस के साथ एक्स्ट्रा क्या कंडीशन इम्पोज की जाए फंक्शंस पे कि काशीज़-रीमान इक्वेशंस नेसेसरी होने के साथ साथ सफिशिएंट भी हो जाए फॉर एनालिटिसिटी। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जस्ट एक क्विक रिव्यू लेते हैं प्रीवियस लेक्चर्स का। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले एनालिटिसिटी एट ए पॉइंट डिस्कस की कि किसी पॉइंट पे एनालिटिसिटी चेक करने का प्रोसीजर क्या होता है। देन इस कॉन्सेप्ट को हमने जर्नलाइज किया, पॉइंट से एक डोमेन पे एनालिटिसिटी कैसे चेक की जाती है, और डोमेन के बाद हमने देखा कि अगर इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिसिटी चेक करनी हो तो वो कैसे की जाती है। और फिर ऐसे फंक्शंस जो इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक हो जाए उनको इंटायर फंक्शंस कहते हैं। देन हमने देखा कि अगर कोई फंक्शंस एनालिटिक होता है किसी पॉइंट पे तो वो डिफरेंशिएबल हो जाता है उस पॉइंट पे। डिफरेंशिएबल होने की वजह से वो काशीज़-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये तो थी हमारे पास necessary conditions for analyticity. That is, if a function is analytic at a point, then CR equations must hold at that point. अब हम इसका कन्वर्स देखें अगर कि क्या अगर किसी पॉइंट पे CR इक्वेशन होल्ड करें तो उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होता है या नहीं होता। तो एज आवर प्रीवियस प्रैक्टिस, एज पर आवर प्रीवियस प्रैक्टिस हमने देखा ऐसा नहीं होता कि किसी पॉइंट पे अगर CR इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं तो उस पॉइंट पे एनालिटिसिटी तो दूर की बात, इवन उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। अब आज के लेक्चर्स की आउटलाइन हमारे पास ये है कि आज के लेक्चर में हमने सफिशिएंट कंडीशन देखनी है फॉर एनालिटिसिटी और देन एप्लीकेशंस ऑफ काशीज़-रीमान इक्वेशंस देखनी है कि काशीज़-रीमान इक्वेशंस को यूज करके हम फर्दर किस टाइप की प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। अब सफिशिएंट कंडीशंस पे जाने से पहले यहाँ में जो कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ेंगे कैलकुलस से या रियल एनालिसिस से, वो कॉन्सेप्ट है अबाउट partial derivatives of a function. In fact, partial derivatives होते क्या हैं, ये partial derivatives डिफाइन कैसे किए जाते हैं, जस्ट इस पे एक क्विक नजर डालते हैं। हम रिकॉल करें कि स्टार्ट में हमने बात की थी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन y = f of x हो तो ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है, और जब भी कर्व के किसी पॉइंट x0 f of x0 पे आपको टेंजेंट लाइन की स्लोप चाहिए हो तो उसके लिए आप f डैश एट x0 फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर सपोज हमारे पास f फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल हो से x और y,
इसका ग्राफ एक सरफेस होती है, राइट। अब कर्व के किसी भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल अब कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप हमने फाइंड करनी हो तो वो हम थ्रू डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एफ डैश एट एक्स नॉट। अब आइडिया ये है कि हम सरफेस के किसी पॉइंट पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे और क्या सरफेस के किसी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करें तो क्या वो स्लोप यूनिक आएगी, क्या टेंजेंट लाइन यूनिक होगी या नहीं होगी, इस पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये एक सरफेस है तो आप देख रहे हैं सरफेस के इस पॉइंट के ऊपर इन्फिनिट मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टेंजेंट लाइन है, ये एक टेंजेंट लाइन है, ये एक टेंजेंट लाइन है। तो ये सारी टेंजेंट लाइंस पैरेलल नहीं है, तो सरफेस के हर पॉइंट पे हम इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इनफैक्ट किसी भी सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करने का आइडिया क्या होता है कि हमारे पास लेट अस सपोज ये एक कोई भी सरफेस है और से ये सरफेस का एक पॉइंट है। अब सबसे पहले हम सरफेस के इस पॉइंट से कर्व पास करते हैं और उस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली ये एक सरफेस का पॉइंट, इस पे टेंजेंट लाइन। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि सरफेस के उस पॉइंट से हम इन्फिनिट मैनी कर्व्स पास कर सकते हैं और हर कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये जो टेंजेंट लाइंस होती हैं ये हमारे पास यूनिक स्लोप नहीं दे रही बिकॉज ये पैरेलल नहीं है सारी लाइंस। तो यहाँ पे आइडिया आता है हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स का, राइट। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं तो वो पार्शियल डेरिवेटिव्स के आइडिया को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स जब आप फाइंड करते हैं तो ये बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है एफ सरफेस पे इन द डायरेक्शन ऑफ आई यूनिट वेक्टर। सिमिलरली पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है इन जे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। सो पार्शियल डेरिवेटिव्स आर डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स और ये भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट लेते हैं, बट कर्व के उस पॉइंट पे टेंजेंट जो पर्टिकुलरली एक्स डायरेक्शन में होगा उस टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए आपको पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स फाइंड करना होगा। सिमिलरली अगर वाई डायरेक्शन में लेते हैं तो उसकी स्लोप निकालने के लिए पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई फाइंड आउट करना होगा। अब इनफैक्ट किसी भी फंक्शंस के पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइंड कैसे किए जाते हैं, यहाँ पे हम एन वेरिएबल का फंक्शन नहीं स्टडी कर रहे बिकॉज हमारा कंसर्न जस्ट टू वेरिएबल से है, टू डायमेंशन से है, कॉम्प्लेक्स प्लेन से है। इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि एफ जो है ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। तो अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गया। अब पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। सिमिलरली पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू। सिमिलरली पार्शियल एफ और पार्शियल वाई, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई आ गया। अब सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे डिफाइंड होते हैं? अब अगर हम पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स का अगेन डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये पार्शियल टू एफ और पार्शियल एक्स टू
सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x है और इसको f x से डिनोट किया जाता है। सिमिलरली पार्शियल f और पार्शियल y का अगेन डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये पार्शियल टू f और पार्शियल y टू f y के इक्वल है। तो ये तो f के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स थे विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम जस्ट ये देखते हैं कि अगर पार्शियल f और पार्शियल x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया जाए तो ये पार्शियल टू f और पार्शियल y पार्शियल x है। ये मिक्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। एंड इसी तरह अगर हम पार्शियल f और पार्शियल y का अगेन डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये पार्शियल टू f और पार्शियल x पार्शियल y को रिप्रेजेंट करेगा। इनफैक्ट मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आपने बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स देखी होंगी जिसमें पार्शियल टू f और पार्शियल y पार्शियल x इक्वल नहीं होता पार्शियल टू f और पार्शियल x पार्शियल y के। राइट, अब अंडर व्हाट कंडीशंस ये दोनों इक्वल होते हैं? एक तो आपने इसको देखना है कि क्या कोई ऐसे केसेस हैं जिसमें पार्शियल टू f और पार्शियल y पार्शियल x इक्वल हो जाए पार्शियल टू f और पार्शियल y पार्शियल x के। तो यहाँ पे इनफैक्ट दो थ्योरम्स ऐसे हैं जो हमें गारंटी देते हैं कि अगर उनकी कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जाएं तो ये मिक्स्ड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कोइंसाइड कर जाते हैं, इक्वल होते हैं। फर्स्ट वन इज द यंग्स थ्योरम और सेकंड वन इज द श्वार्ट्ज थ्योरम। तो यहाँ हम इन थ्योरम्स की डिटेल में तो नहीं जाएंगे, ये होपफुली किसी ना किसी और कोर्स में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे इनको। यहाँ पे जस्ट हमने ये एज्यूम करना है कि f के पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस हैं। जब f के पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस हो जाएं तो इस बात की गारंटी होती है कि ये सेकंड ऑर्डर मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं इनकी वैल्यूज सेम होती हैं। तो यहाँ एक तो बात ये कि ये थ्रू आउट हमने सेम लेकर चलने हैं। राइट, तो जहाँ पे भी f एक्स वाई इन्वॉल्व हो या एफ वाई एक्स इन्वॉल्व होगा हम एज्यूम करेंगे बोथ आर सेम। एक तो ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, पार्शियल डेरिवेटिव्स का आइडिया होना चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव्स बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स होते हैं और जब पार्शियल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लिया जाए तो उसको हम पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ जे यूनिट वेक्टर लेंगे तो उसको हम पार्शियल एफ और पार्शियल वाई से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट थिंग, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स एट पॉइंट ए बी, ये बाय डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं होती है, लिमिट से h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय h एंड पार्शियल f और पार्शियल y एट पॉइंट ए बी की डेफिनेशन से लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ a b प्लस k माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय k के इक्वल है। तो ऑब्जर्व करें कि जब f फंक्शन ऑफ एक्स वाई था तो अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का विद रिस्पेक्ट टू x डिफाइन कर रहे हैं तो
एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आ रही है जबकि वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है। सिमिलरली अगर हम एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट में चेंज है बट एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है। तो इनफैक्ट ये ऑब्जर्वेशन जब हम थ्योरम में यूज करेंगे तो आपने ये देखना है कि किस कोऑर्डिनेट में चेंज आ रही है और कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स है। तो जिस कोऑर्डिनेट में चेंज आ रही है उसकी रिस्पेक्ट से इनफैक्ट वो पार्शियल डेरिवेटिव्स होगा। एंड देन आप फर्दर ऑब्जर्व करें कि एक्स कोऑर्डिनेट पहले ए था और चेंज होके ए प्लस एच हुआ, तो इसमें चेंज एच की आ रही है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज एच है, सो हम जो डिवाइड कर रहे हैं एच से कर रहे हैं। और सिमिलरली इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रही है वो के आ रही है, तो यहाँ पे डिवाइड हम के से कर रहे हैं। तो जितनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगी डिवीजन में वो टर्म होनी चाहिए आपके पास, तो फिर ये पार्शियल डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। तो यहाँ तक तो ये जस्ट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स का अप टू द लेवल जहाँ तक हमें ज़रूरत है वहाँ तक हमने इनकी डेफिनेशंस देखी, उसको रिव्यू किया। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव्स आर बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स टेकन इन द डायरेक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स आई कैप एंड जे कैप। इन जनरल मिक्स सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं होते, बट अगर हम डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी एज्यूम कर लें तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स पार्शियल 2f और पार्शियल y पार्शियल x और पार्शियल 2f और पार्शियल x पार्शियल y ये दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं। राइट ओके, जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि अगर कोई फंक्शंस एनालिटिक हो किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे कॉशीज रीमान इक्वेशंस मस्ट होल्ड करती हैं, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब कन्वर्स अंडर व्हाट कंडीशंस ट्रू होगा इसको हम देखेंगे आज के टॉपिक में। तो फर्स्ट थ्योरम है सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एनालिटिसिटी। स्टेटमेंट है सपोज द रियल फंक्शंस u(x,y) and v(x,y) are continuous and have continuous first order partial derivatives in a domain D। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि u v बोथ फंक्शंस आर कंटिन्यूस, फर्दर इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की भी कंटिन्यूटी हमने एज्यूम कर लिया। इफ u and v satisfies CR equations at all points in D, then f of z is equal to u plus iota v is analytic in D। तो मेन जो पॉइंट आप इम्पॉर्टेंट है इसमें वो देखें, तो एक तो कॉशीज रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाइड होना चाहिए फॉर ऑल द पॉइंट्स इन डी, और सेकंड थिंग कि जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए इन डी अलोंग विद u एंड v। u v और u और v के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होने चाहिए। सो CR इक्वेशंस के साथ अगर u v और उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हो जाए तो फिर इस बात की गारंटी है कि अब अगर आप f of z u प्लस आयोटा v टाइप का फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये फंक्शंस मस्ट एनालिटिक होगा। अब अगर हम इस थ्योरम को प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको एनालिटिसिटी चेक करने का एक अल्टरनेटिव टूल मिल गया कि पहले हम एनालिटिसिटी चेक करते थे थ्रू डेरिवेटिव कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका कोई एक नेबरहुड एग्जिस्ट करे, अगर नेबरहुड के भी हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फिर एनालिटिक। और वो लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि टेक्निकली उसको चेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब अगर ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है तो आपको एनालिटिसिटी चेक करने का जो अल्टरनेटिव टूल है उसके लिए जस्ट देखें आपने दो चीजें चेक करनी होंगी। सबसे पहले ये कि जो डोमेन गिवन है उस डोमेन में कॉशीज रीमान इक्वेशंस होल्ड करनी चाहिए।
फाइन, अगर काशी-रीमान इक्वेशंस होल्ड कर जाती हैं तो फिर आपने देखना है कि uv और uv के जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो सारे कंटिन्यूस हैं या नहीं है। अगर ये दो कंडीशंस होल्ड कर गई तो ऐसा फंक्शन एफ ऑफ जेड जो u प्लस आयोटा v फॉर्म में होगा वो मस्ट एनालिटिक होगा उस डोमेन के अंदर। तो ये बड़ा इजी टूल होगा, जब हम एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि एज कंपेयर टू द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिसिटी इस टूल को यूज करना बहुत इजी है। तो जस्ट हम प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ के स्केच में क्योंकि हमने एनालिटिसिटी चेक करनी है इन डोमेन डी, तो जिस तरह हम इससे पहले प्रैक्टिस करते रहे कि डोमेन का एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे, उस आर्बिट्ररी पॉइंट पे एनालिटिसिटी देखेंगे, अगर उस पॉइंट पे एनालिटिसिटी आ गई तो इट मींस डोमेन के सारे पॉइंट्स पे वो फंक्शन एनालिटिक होगा। तो लेट अस स्टार्ट। सपोज z नॉट इक्वल टू x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, ये डोमेन का मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब फर्दर ये गिवन है कि u v और उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फर्दर गिवन है। सपोज u v ux uy vx and vy are continuous in D। ये गिवन है कि u v और उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस है इन डोमेन डी, राइट। और फर्दर ये गिवन है कि डोमेन के तमाम पॉइंट्स के लिए CR इक्वेशंस होल्ड करती हैं। आल्सो ये भी गिवन है कि ux इज इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx इन D। अब ये डोमेन के ऑल पॉइंट्स के लिए, तो इन पर्टिकुलर ये कंडीशंस होल्ड कर रही हैं एट पॉइंट x नॉट y नॉट। ओके, अब इसके बाद हम जस्ट प्रूव करने जा रहे हैं। टू प्रूव f डैश एट z नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो अगर z नॉट पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया तो इसका मतलब है इस डोमेन के तमाम पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगा और फंक्शंस एनालिटिक हो जाएगा इन डी। अब इनफैक्ट अभी तक हमारे पास कोई टूल नहीं है एक्सेप्ट डेफिनेशंस जिससे हम इस डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस चेक कर सकें। सो क्राइटेरिया यही होगा इसको प्रूफ करने का कि f डैश एट z नॉट की एग्जिस्टेंस के लिए मैं ये चेक करूंगा कि लिमिट डेल्टा z टेंड टू 0 f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा z, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। अब इस लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z नॉट फाइंड आउट करते हैं, देन इसे डेल्टा z से डिवाइड करके इसकी लिमिट लेंगे। और बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी गिवन है, CR इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं, ये गिवन है, लिहाजा f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z को मैं इन टर्म्स ऑफ uv एंड डेल्टा x डेल्टा y कंस्ट्रक्ट करूंगा ताकि CR इक्वेशन अगर किसी जगह जरूरत पड़ती है तो उनको हम यूज कर सकें। सो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि डेल्टा w इज इक्वल टू f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z नॉट। अब रिकॉल करें कि डेल्टा z इक्वल है डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y के, और z नॉट पॉइंट हमने लिया हुआ है x नॉट प्लस आयोटा y नॉट।
राइट। तो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड नॉट, और फर्दर एफ ऑफ जेड को हम यू वी फॉर्म में लें तो ये यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई हम लेट करते हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा यू एट एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा टाइम्स वी एट एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई। ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड की, और माइनस एफ ऑफ जेड करें तो ये यू एट एक्स नॉट वाई नॉट माइनस आयोटा वी एट एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल आ गया। इनफैक्ट हम अगर इन टर्म्स को फर्दर अरेंज करें तो हमारे पास u वाली टर्म्स आ जाती हैं u एट एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस u एट एक्स नॉट वाई नॉट, राइट, प्लस आयोटा v ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एट एक्स नॉट वाई नॉट। लेट मी कॉल इट यू डेल यू प्लस आयोटा डेल वी। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई डेल्टा यू प्लस आयोटा डेल्टा वी, वेयर डेल्टा यू यहां पे हमने लिया है वेयर डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, जस्ट हमने जो टर्म्स लेट की है वो ये वाली है यू एट एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, यू ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एट एक्स नॉट वाई नॉट। इनफैक्ट अब इस स्टेज पे ऑब्जर्व करें, और सिमिलरली डेल्टा वी भी आप देख सकते हैं, वो वी एट एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एट एक्स नॉट वाई नॉट के इक्वल है। ओके, यहां पे आप नोट करें कि जब हम डेल्टा यू लिख रहे हैं तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट में भी चेंज आ रही है डेल्टा एक्स की, और वाई कोऑर्डिनेट में जो चेंज है वो डेल्टा वाई की है। मींस दोनों कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ रही है। तो इस स्टेज पे हम इस चेंज को अभी तक लिंक नहीं कर सकते विद पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो इसके लिए मैं जस्ट डेल्टा यू को कंसीडर कर रहा हूं विच इज यू एट एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई, और यहां पे ट्रिक में ये यूज कर रहा हूं कि एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं यू एट एक्स नॉट वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई, सेम टर्म में ऐड भी कर रहा हूं u एट एक्स नॉट वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई एंड माइनस u एट एक्स नॉट वाई नॉट। तो ऑब्जर्व करें कि अभी तक हमने जस्ट डेल्टा u कंसीडर किया है, और उसमें ट्रिक ये यूज किया है कि u एट एक्स नॉट वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर लिया और ऐड भी कर लिया। अब यहां पे इनफैक्ट वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई, वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई इन दोनों में सेम है, तो चेंज अगर ऑब्जर्व करें तो सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रही है, एक्स कोऑर्डिनेट में डेल्टा एक्स की चेंज आ रही है। तो इनफैक्ट यहां से मैं इसको लिंक करूं तो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल
प्रॉब्लम से लिंक कर सकता हूँ। रीज़न ये है कि सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ पे इनफैक्ट फिक्स कर लिया है हमने, सेम कर लिया है दोनों में। और यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी सिमिलरली x0 हमारे पास फिक्स हो चुका है और y कोऑर्डिनेट में डेल्टा y की चेंज आ रही है। इनफैक्ट एक कॉन्सेप्ट जस्ट जो आप रिकॉल करेंगे यहाँ पे कैलकुलस का, वो ये है कि अगर हम f डैश एट x देखें तो ये लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x के इक्वल होता है, राइट। तो ये इंस्टेंटेनियस चेंज जो है इन f विद रिस्पेक्ट टू x, ये f डैश एट x के इक्वल है। इनफैक्ट अगर मैं एवरेज चेंज देखूं इसमें, मींस विदाउट लिमिट इसको ऑब्जर्व करूं, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये किसके इक्वल होगा? ये यकीनन आप लोगों ने कैलकुलस में स्टडी किया होगा कि ये इक्वल होता है f डैश x प्लस अनदर टर्म से एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है कि जब दोबारा इस पे लिमिट में इम्पोज करूं डेल्टा x टेंड टू 0, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन आएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी विद दिस लिमिट। तो ये दोबारा डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाएगी, राइट। तो यहाँ से f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x जो है ये इक्वल आ जाता है f डैश x प्लस एप्सिलॉन टाइम्स डेल्टा x के। तो ये आइडिया यूज करते हुए हम अब डेल्टा u की कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि डेल्टा u में भी हमने फर्स्ट टू टर्म्स इसी पैटर्न पे कंस्ट्रक्ट कर ली है कि उसमें सेकंड कोऑर्डिनेट को हमने फिक्स कर लिया है। अब जो चेंज हमें नजर आ रही है वो जस्ट x कोऑर्डिनेट में है। सो इसके लिए हम जस्ट ये देखें, इस आइडिया से लिंक करें, तो जब भी x कोऑर्डिनेट में चेंज आती है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस x, तो राइट साइड को आप लिखते हैं तो f का डेरिवेटिव एट x प्लस अनदर फंक्शन एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड विद डेल्टा x, और यहाँ पे डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x है, और ये एप्सिलॉन एक ऐसा फंक्शन है कि दोबारा इस पे जब लिमिट इम्पोज की जाए तो इसकी वैल्यू 0 को अप्रोच कर सकती है। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी फंक्शंस को लेकर, उसके किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव चेक करें तो इस प्रॉपर्टी को आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से हम डेल्टा u को लिख सकते हैं। अब जस्ट फर्स्ट टू टर्म को ऑब्जर्व कीजिएगा, इन दो टर्म्स को, कि सबसे पहले तो ये x कोऑर्डिनेट में चेंज आ रही है, तो मैं ये टर्म लिख रहा हूँ, यानी u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट से x0 y0, राइट, प्लस एक टर्म एप्सिलॉन से, इसको मैं एप्सिलॉन 1 कह देता हूँ, मल्टीप्लाइड विद जो चेंज आ रही होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे x प्लस डेल्टा x और x में चेंज डेल्टा x की थी, तो ये मल्टीप्लाई हम डेल्टा x से कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेंज फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रही है और चेंज डेल्टा x के इक्वल है, सो इसको मैं साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डेल्टा x से। सिमिलरली अब जरा सेकंड टर्म ऑब्जर्व करें। सेकंड टर्म में इस पेयर के अंदर चेंज आ रही है y कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फिक्स है x0, तो ये इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट से ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y होगा एट पॉइंट x0 y0 प्लस अनदर फंक्शन से एप्सिलॉन 2 आएगा और साथ चेंज से मल्टीप्लाई होगी,
ये टर्म, तो डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई। सो वी कैन राइट डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स प्लस यू वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू डेल्टा वाई। राइट, ये डेल्टा यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, जो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट में यूज हो रही। तो यहाँ जस्ट स्टेप्स को रिविजिट करें कि हमें गिवन था कि जेड नॉट पॉइंट पे सी आर इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं, यू वी और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स अप टू फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टिन्यूस हैं। तो हम प्रूव करना चाह रहे थे कि एफ डैश एट जेड नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। तो डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस के लिए हमने इस डेफिनेशंस को प्रूव करना था। इसके लिए हमें डेल्टा डब्ल्यू यानी चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए थी। तो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट हमने कंसीडर किया। अब इसके बाद हमने एफ ऑफ जेड को यू प्लस आयोटा वी लेकर इस चेंज को लिंक किया विद यू एंड वी। तो यहां से हमारे पास टर्म जनरेट हुई थी ये वाली डेल्टा यू प्लस आयोटा डेल्टा वी। देन इसमें से हमने डेल्टा यू और डेल्टा वी डिक्लेयर किए कि क्या होंगे, और उसके बाद डेल्टा यू को मैंने कंसीडर किया और डेल्टा यू को कंसीडर करने के बाद एक ट्रिक यूज की, एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट की। इस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये वन कोऑर्डिनेट्स इस पेयर में फिक्स हो गया और सेकंड कोऑर्डिनेट में चेंज आ रही है। तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली कि इंस्टेंटेनियस चेंज से हम एवरेज चेंज की तरफ आए और वहां से हमने जस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल में जो डिफरेंस है डेल्टा एफ वो फाइंड आउट कर लिया। इस आइडिया को हमने अप्लाई किया और डेल्टा यू हमारे पास ये आ गया। अब सिमिलरली आप देख लें कि जैसी टर्म्स डेल्टा यू में आ रही थी, सिमिलर टाइप्स की टर्म्स डेल्टा वी में अपीयर हो रही हैं। तो अगर हम सेम कॉन्सेप्ट डेल्टा वी पे अप्लाई करें तो डेल्टा वी हमारे पास कुछ इस शेप में आ जाएगा जी। डेल्टा वी आ जाएगा इज इक्वल टू वी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स at point x naught y naught multiplied with delta x plus say epsilon 3 into delta x plus v का partial derivative with respect to y at x naught y naught multiplied with delta y plus epsilon 4 delta y। राइट, अब ये डेल्टा u और डेल्टा वी की वैल्यू आ गई। देन हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 एंड एप्सिलॉन 4 थे, ये सारे फंक्शन जीरो को अप्रोच कर जाएंगे एज डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 0 होगा। राइट, अब ये सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें इस टर्म के अंदर जो आपने डेल्टा डब्ल्यू कंस्ट्रक्ट की थी, यानी डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आयोटा डेल्टा वी में ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें। तो डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास कुछ इस शेप में आ जाएगा। पहले डेल्टा यू की वैल्यू पुट करते हैं विच इज यू एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स प्लस यू वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू डेल्टा वाई। सिमिलरली प्लस आयोटा टाइम डेल्टा वी की वैल्यू पुट करें विच इज वी एक्स एट
एक्स नॉट वाई नॉट इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 3 डेल्टा एक्स प्लस वी वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन 4 इंटू डेल्टा वाई। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कंडीशंस कुछ इस फॉर्मेट में आ जाती हैं कि आप फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करें और गिवन था काशीज रीमान इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं, तो काशीज रीमान इक्वेशंस के साथ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब नोट करें कि काशीज रीमान इक्वेशन ये थी कि यू एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू वी वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट, एंड सिमिलरली u y at x naught y naught is equal to minus v x at x naught y naught, right? तो आप v y को रिप्लेस कर लें u x से और इसी तरह u y को रिप्लेस कर लें विद माइनस ऑफ v x। तो आप नोट करें कि जब हम v y को रिप्लेस करेंगे u x से तो ये टर्म u x से रिप्लेस हो जाएगी। इस टर्म में ऑलरेडी u x है तो हमारे पास u x एट x नॉट y नॉट कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म्स में से, और इनसाइड टर्म्स आ जाएंगी डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। सिमिलरली अगर आप vx को रिप्लेस करें विद दिस कंडीशंस, सिमिलरली अगर आप u y को रिप्लेस करें विद दिस कंडीशन माइनस वी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट, तो ये टर्म्स हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगी, प्लस आयोटा इंटू वी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, राइट। इसके बाद आप इस टाइप्स की टर्म्स कंबाइन करें जिनमें डेल्टा एक्स आ रहा है, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स, तो इनमें से डेल्टा एक्स कॉमन लें तो ये एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 3 आ जाती है, और डेल्टा वाई वाली टर्म्स कंबाइन करें मीन्स ये वाली टर्म और ये वाली टर्म्स कंबाइन करें तो डेल्टा वाई कॉमन लें तो एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 4 आ जाएगा, राइट। अब डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई जो है ये डेल्टा जेड के इक्वल है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम इस टर्म को डेल्टा जेड लिखेंगे, इस टर्म को भी डेल्टा जेड लिखेंगे और थ्रू आउट टर्म को डेल्टा जेड से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा जेड, इसकी वैल्यू आएगी यू एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट प्लस आयोटा वी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट, ये दोनों टर्म्स डेल्टा जेड के इक्वल हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 3 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा जेड प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 4 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जेड। तो यहां तक हमने डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा जेड फाइंड कर लिया। अब डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस के लिए जस्ट लास्ट स्टेप ये है कि हमने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है डेल्टा जेड टेंड टू 0। अब इनफैक्ट जब डेल्टा जेड 0 को अप्रोच करेगा
तो हमें बिहेवियर देखना है कि इन टर्म्स का बिहेवियर क्या होगा जब डेल्टा z 0 को अप्रोच करेगा। तो इनफैक्ट अगर हम इनका बिहेवियर्स देख लें तो जब लिमिट लेंगे तो ये साइड तो dw/dz में कन्वर्ट हो जाएगी। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी गिवन है, ये फैक्टर दो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ये टर्म्स किस वैल्यू को अप्रोच करेंगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन दो टर्म्स का बिहेवियर देखते हैं कि जब डेल्टा z 0 को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यूज किसको अप्रोच करेंगी। इनफैक्ट जो टर्म डेल्टा x ओवर डेल्टा z है, एज सच इस टर्म को तो मैं किसी नंबर से कंपेयर नहीं कर सकता बिकॉज डेल्टा z कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट कंपेयरेबल। सो अगर आप इसको किसी नंबर से कंपेयर करना चाह रहे हैं तो इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा। अब इनफैक्ट देखना यह है कि डेल्टा z के मॉडुलस और डेल्टा x के मॉडुलस में रिलेशंस क्या है, यहाँ पे इनके दरमियान कौन सा साइन है, आइदर ये इक्वल है, लेस है, ग्रेटर है, कौन सी ऑर्डर इनमें होल्ड कर रहा है। तो उसके लिए जस्ट डेल्टा z का अगर मॉडुलस ऑब्जर्व करें तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर है। तो इनफैक्ट डेल्टा x स्क्वायर में कोई टर्म ऐड हो रही है पॉजिटिव एंड देन अंडर रूट लिया जा रहा है, इस वजह से डेल्टा z का जो मॉडुलस है ये ग्रेटर आर इक्वल आएगा डेल्टा x मॉडुलस से, और हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा x का मॉडुलस लेस आर इक्वल आएगा डेल्टा z के मॉडुलस से। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ डेल्टा x ओवर डेल्टा z जो होगा ये लेस आर इक्वल टू 1 होगा। तो इनका रिलेशंस तो कुछ इस तरह से है। सिमिलरली डेल्टा y ओवर डेल्टा z का कंपैरिजन करें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का 1 से तो वो भी लेस आर इक्वल टू 1 आएगी। रीज़न ये है कि अब जस्ट हम डेल्टा y स्क्वायर को कंसीडर करें तो ये नॉन नेगेटिव फैक्टर इसमें ऐड हो रहा है, सो इसमें ये लेस आर इक्वल का साइन मेंटेन रहेगा। तो ये तो हमने जस्ट बिहेवियर देख लिया इन दो टर्म्स का डेल्टा x ओवर डेल्टा z का कि इनके जब मॉडुलस लिए जाएं तो ये लेस आर इक्वल टू 1 आते हैं। अब इनफैक्ट इन टर्म्स का बिहेवियर हमने देखना है कि ये क्या है। तो इसके लिए पहले हम एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 3 कंसीडर करते हैं। एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 3। अब इस टर्म को भी हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ये आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है, कॉम्प्लेक्स है, सो हम इसका भी मॉडुलस लेते हैं। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाएं, दिस इज लेस आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 3 सिंस आयोटा मॉडुलस 1 के इक्वल होता है। तो अब नोट करें कि जब डेल्टा z 0 को अप्रोच करेगा तो इट मीन्स डेल्टा x डेल्टा y 0 को अप्रोच करेंगे, और जब डेल्टा x डेल्टा y 0 को अप्रोच करे तो इसका मतलब यह है कि एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 3 भी दोनों 0 को अप्रोच करेंगे। तो ये टर्म जो है ये भी 0 को अप्रोच करेगी। सिमिलरली एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 4 भी लेस आर इक्वल है एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 4 मॉडुलस। तो अब अगेन सेम रीजन से ये भी 0 को अप्रोच करेगा। सो टोटल इफेक्ट जो डेल्टा z 0 अप्रोच करने से इस लास्ट इक्वेशन पे होगा वो ये है कि हमारे पास ये टर्म भी 0 को अप्रोच कर जाएगी, थर्ड वन, और जो लास्ट टर्म है ये भी 0 को अप्रोच कर जाएगी। सो जब हम लिमिट लेते हैं डेल्टा z टेंड टू 0, सो लिमिट डेल्टा z टेंड टू 0 डेल्टा w ओवर डेल्टा z, ये जस्ट रह जाएगा हमारे पास ux एट x नॉट y नॉट प्लस आयोटा vx एट
एक्स नॉट वाई नॉट, राइट। तो ये डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल है पार्शियल यू और पार्शियल एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट प्लस आयोटा पार्शियल वी और पार्शियल एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट। अब यहां से क्या हम क्लेम कर सकते हैं कि ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स गिवन था, एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस भी हैं, तो ये राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रही है। राइट साइड की एग्जिस्टेंस से गारंटी है कि ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अब जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है जेड नॉट पे, अब जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है जेड नॉट पे, तो जेड नॉट तो आर्बिट्ररी पॉइंट था डी का, इट मींस डी के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि W विच इज एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन डी। तो ये कंप्लीट प्रूफ था इसका, कि जिसमें हमने कॉशीज रीमान इक्वेशंस को भी यूज किया, डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी को भी यूज किया, और उसको यूज करके हमने प्रूफ किया कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। अब इस पूरे रिजल्ट को अगर हम समराइज करें तो कॉशीज रीमान इक्वेशन नेसेसरी है फॉर एनालिटिसिटी, मींस अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो कॉशीज रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है इन जनरल। कन्वर्स ट्रू कब होता है कि जब u, v और इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू आर्गुमेंट्स x एंड y एग्जिस्ट भी करें और ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस भी हों, तो फिर CR इक्वेशंस विद दीज कंडीशन ये गारंटी देती हैं कि f ऑफ z एनालिटिक होगा। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जब भी किसी क्वेश्चन में हम किसी पॉइंट पे एनालिटिसिटी चेक कर रहे होंगे, तो बजाय इसके कि हम डेरिवेटिव्स फाइंड करें और कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ें, हम जस्ट CR इक्वेशंस देखा करेंगे और CR इक्वेशंस के साथ पार्शियल डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी चेक किया करेंगे। अगर ये दो चीज़ें हमें वहाँ होल्ड होती नज़र आती हैं तो इसका मतलब है फंक्शंस एनालिटिक होगा। For example, show that f of z e power z is analytic at every point and f dash at z is equal to e power z। इस एग्जाम्पल में हमने जस्ट फंक्शंस का डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना, सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शंस एनालिटिक है एवरीवेयर, और उसके बाद हमने प्रूव करना है कि इस फंक्शंस का डेरिवेटिव e पावर z आता है। अब इसको अगर कंपेयर करें आप कैलकुलस के साथ, तो जब f ऑफ x e पावर x होता था तो ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर था, और इस फंक्शंस का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, मींस फंक्शन इटसेल्फ अपना डेरिवेटिव है, राइट। सेम केस में अब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम पहले प्रूव करेंगे ये एनालिटिक एवरीवेयर है, और उसके बाद ये इटसेल्फ डेरिवेटिव है, मींस f डैश z e पावर z की इक्वल है। सो हम स्टार्ट लेते हैं इसका। f ऑफ z इज इक्वल टू e पावर z। रिकॉल करें कि एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की डेफिनेशंस थी e पावर x cos ऑफ y प्लस आयोटा e पावर x साइन ऑफ y। अब अगर हम f ऑफ z को एज्यूम कर लें u प्लस आयोटा v, दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू e पावर x cos y एंड v इज इक्वल टू e पावर x साइन ऑफ y। तो यहां से हम पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं CR इक्वेशन चेक करने के लिए। पार्शियल u और पार्शियल x, दिस इज e पावर x cos ऑफ y, पार्शियल u और पार्शियल y इज माइनस e पावर x साइन ऑफ y, पार्शियल v और पार्शियल x इज e पावर x साइन ऑफ y,
and partial v over partial y is equal to e power x and sin y का डेरिवेटिव cos of y. सो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई फाइंड कर लिए यू के. अब सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि सी आर इक्वेशंस इसमें होल्ड कर रही हैं या नहीं कर रही. तो आप नोट करें कि पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स ई पावर एक्स कॉस वाई के इक्वल है और पार्शियल वी और पार्शियल वाई ई पावर एक्स कॉस वाई के इक्वल है. मींस यू एक्स और वी वाई सेम है. तो यहाँ से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड सेकेंड क्या यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स के इक्वल है. तो ये भी ट्रू है कि यू वाई हमारे पास माइनस ई पावर एक्स साइन वाई है और वी एक्स जो है ई पावर एक्स साइन वाई है. सो यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स. और ये जो हमने कंडीशंस चेक किए हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट्स हैं. आप एक्स वाई कोई भी पॉइंट पुट कर लें तो ये कंडीशंस होल्ड करेंगी. इट मींस यू और वी सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं एट एवरी पॉइंट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. अब क्या यहां से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शंस एनालिटिक होगा z पे? आंसर इज नो, बिकॉज अभी तो जस्ट हमने सी आर इक्वेशंस चेक किए हैं कि सी आर इक्वेशंस इसके लिए होल्ड कर रहे हैं. अब जब तक यू वी और इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस नहीं होते एनालिटिसिटी फॉलो नहीं होगी. तो आप नोट करें कि ई पावर एक्स कॉस वाई ई पावर एक्स साइन वाई एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है और इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ये भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, किसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस नहीं हो रहे. सो यू वी एंड देयर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर. सी आर इक्वेशंस भी होल्ड कर गई, डेरिवेटिव्स भी कॉन्टिन्यूस हो गए. सो ये दोनों कंडीशंस मिलकर रिजल्ट फॉलो करेंगी एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक एवरीवेयर. राइट. नेक्स्ट इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि एफ का डेरिवेटिव भी फाइंड करें. अब रिकॉल करें कि एफ डैश जेड इक्वल द पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल वी और पार्शियल एक्स के. तो एनालिटिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आप इस फार्मूले से फाइंड किया करेंगे. तो पहले फंक्शंस को एनालिटिक प्रूव किए, अब ये फार्मूला हम यूज करके इसके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. तो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स था ई पावर एक्स कॉस वाई और पार्शियल वी और पार्शियल एक्स था ई पावर एक्स साइन वाई. तो ये ई पावर एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस आयोटा ई पावर एक्स साइन ऑफ वाई और ये क्लियरली कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ई पावर जेड आ गया. सो एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड. तो यहां पे हमने ऑब्जर्व किया कि प्रीवियस थ्योरम जो है इसको हम यूज करके एनालिटिसिटी भी चेक कर सकते हैं और फर्दर फंक्शंस का डेरिवेटिव भी अगर फाइंड कर लें, अगर वो फंक्शन एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला. Let us take another example. Show that the function f of z x over x square plus y square minus iota y over x square plus y square is analytic in any domain D that does not contain the point z equal to 0. तो हमने शो ये करना है कि ये एवरीवेयर एनालिटिक है एक्सेप्ट 0. अब 0 पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हम जस्ट चेक करते हैं. एफ ऑफ जेड को अगर हम u प्लस आयोटा v ले लें तो यहाँ से u प्लस आयोटा v इक्वल आ जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से u की वैल्यू x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v की वैल्यू माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, अब हम जस्ट u का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल u और पार्शियल x, राइट, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सो दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये पार्शियल u और पार्शियल x है। अब यहाँ पे हम पार्शियल v और पार्शियल y जस्ट फाइंड करके देखते हैं। अगेन क्वोशिएंट रूल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, y का डेरिवेटिव 1 माइनस y एज इट इज एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें, दिस इज 2y। सो कंप्लीट सिंप्लीफिकेशंस के बाद ये टर्म आ जाएगी हमारे पास y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो जस्ट इन टू इक्वेशन से ऑब्जर्व करें कि पार्शियल u और पार्शियल x इक्वल है पार्शियल v और पार्शियल y के। सो दिस इंप्लाइज पार्शियल u और पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v और पार्शियल y। सिमिलरली नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने फाइंड करने हैं, पार्शियल u और पार्शियल y, और पार्शियल v और पार्शियल x, और आप देखेंगे कि पार्शियल u और पार्शियल y इक्वल आएगा नेगेटिव ऑफ पार्शियल v और पार्शियल x के। अब ये CR इक्वेशंस तो होल्ड कर रही हैं, राइट, और क्या ये CR इक्वेशंस हर पॉइंट पे होल्ड कर रही हैं? आप नोट करें कि u और v में अगर हम ये पॉइंट पुट करें 0 प्लस 0 आयोटा, तो इस पॉइंट पे u और v कॉन्टिन्यूस नहीं है, इवन इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। बट अगर हम अदर देन 0 0 कोई भी पॉइंट पुट करके देखें तो ना सिर्फ u v भी कॉन्टिन्यूस है बल्कि इनके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कॉन्टिन्यूस आएंगे। तो इट मींस अदर देन 0 0 किसी भी पॉइंट पे ऑब्जर्व करें तो CR इक्वेशंस भी होल्ड करेंगी, और CR इक्वेशंस होल्ड करने के साथ साथ uv और uv के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y वो सारे एग्जिस्ट भी करेंगे और कॉन्टिन्यूस भी होंगे। तो थ्योरम से हम कंक्लूड करें, सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एनालिटिसिटी वाले थ्योरम से हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ z एनालिटिक होगा इन एनी डोमेन that does not contain the point z equal to 0. Okay. नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक फंक्शंस की एनालिटिसिटी चेक कर रहे हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सेम क्राइटेरिया, f ऑफ z को हम u प्लस आयोटा v लेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आयोटा वाई। दिस implies u is equal to x and v is equal to 4y. सबसे पहले Cauchy's Riemann equations, this implies partial u और partial x is 1 and partial u और partial y is equal to 0. Similarly partial v और partial x equal to 0 and partial v और partial y is equal to 4. So फर्स्ट तो आप ऑब्जर्व करें कि इसमें
यू एक्स और वी वाई इक्वल नहीं है, मीन्स पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इज नॉट इक्वल टू पार्शियल वी और पार्शियल वाई एट एनी पॉइंट। आप किसी भी पॉइंट x प्लस आयोटा y पे देखें, ये इक्वेशन सेम नहीं है। ऑल्दो यहां पे पार्शियल u और पार्शियल y इक्वल है माइनस पार्शियल v और पार्शियल x फॉर ऑल पॉइंट। तो एक CR इक्वेशन होल्ड कर रही है बट सेकंड इक्वेशन फेल टू होल्ड। तो कंक्लूड हम करें तो ये फंक्शन CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जो फंक्शन CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करता वो एनालिटिक नहीं हो सकता। सो ये फंक्शन f ऑफ z किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। तो ये एग्जांपल इस हवाले से इम्पॉर्टेंट थी कि ये एग्जांपल हमें बताती है कि ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं जो एवरीवेयर नॉन एनालिटिक हो। अब फर्दर इसी एग्जांपल पे अगर हम ये सोचें कि क्या ये फंक्शंस किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, आंसर इज अगेन नो। क्योंकि अगर ये फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता तो उस पॉइंट पे CR इक्वेशन मस्ट होल्ड करती। तो ये CR इक्वेशन तो किसी पॉइंट पे भी होल्ड नहीं कर रही, मींस ये फंक्शन एनालिटिक तो नहीं है किसी भी पॉइंट पे और ना ही ये किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं जो हो सकता है कि किसी पॉइंट पे एनालिटिक तो ना हो बट बहुत से पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो जाए। ये एग्जांपल इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है कि ये एक ऐसी एग्जांपल है जो आपको बताएगी कि डिफरेंशिएबल फंक्शंस का एनालिटिक होना जरूरी नहीं होता। किसी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो उस पॉइंट पे एनालिटिक हो। बट कन्वर्स ट्रू है, अगर किसी पॉइंट पे एनालिटिक था तो उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक नहीं होगा। ये इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है, ये एग्जांपल। सो f of z equal at 2x square plus y plus iota y square minus x. First of all हम चेक करेंगे it is nowhere analytic but everywhere differentiable on the line y is equal to 2x. तो एनालिटिसिटी चेक करने के लिए हम थ्योरम का ही सहारा लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस y और v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहां से पार्शियल u बाय पार्शियल x की वैल्यू आ गई 4x, पार्शियल u और पार्शियल y की वैल्यू आ गई 1, पार्शियल v और पार्शियल x माइनस 1 and partial v or partial y is equal to 2y. Observe that partial u or partial y is equal to negative of partial v or partial x. तो ये फर्स्ट CR इक्वेशंस तो होल्ड कर रही है एवरीवेयर, बिकॉज राइट हैंड साइड इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट है तो ये एवरीवेयर होल्ड कर रही। लेकिन अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑब्जर्व करें तो सेकंड इक्वेशन है पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इक्वल टू पार्शियल वी और पार्शियल वाई के इक्वल होना चाहिए। तो हम नोट करें तो ये वैल्यू 4x है जबकि ये वैल्यू 2y है। तो इनफैक्ट अगर y इक्वल टू 2x पुट करें तो देन तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी, राइट। मींस पार्शियल u और पार्शियल x इक्वल है पार्शियल v ओवर पार्शियल y के इफ y इज इक्वल टू 2x। ओनली
on this line y is equal to 2x. It means CR इक्वेशंस होल्ड करती हैं सिर्फ इस लाइन पे y is equal to 2x पे. तो अब क्या ये u v कंटिन्यूस है? आंसर इज यस, क्लियरली u v कंटिन्यूस है. u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कांस्टेंट फंक्शन है या पॉलिनोमियल है इन x एंड y, तो ये भी कंटिन्यूस है. सो u v और इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हैं और इस लाइन के ऊपर कॉशी-रीमान इक्वेशंस होल्ड करती हैं, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो हो गया ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x. अब क्या एनालिटिक है या नहीं? तो एनालिटिसिटी के लिए जस्ट ऑब्जर्व करें कि अगर ये सपोज वो लाइन थी y इज इक्वल टू 2x, तो इस लाइन के हर पॉइंट पे तो CR इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं. तो यहां मैं एक पॉइंट लूं तो इस पॉइंट पे CR इक्वेशन से Z0 पॉइंट पे CR इक्वेशंस तो होल्ड करेंगी, लेकिन क्या हम कोई ऐसा नेबरहुड ढूंढ सकेंगे जिस पे इस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो? तो आंसर इज नो, बिकॉज अब जब भी नेबरहुड लेंगे, नेबरहुड एक सर्कुलर डिस्क आएगी, तो इस डिस्क में इस लाइन से जब भी हट के आप पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पे ये CR इक्वेशंस होल्ड नहीं करेंगी, मींस उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. लिहाजा आप पूरी लाइन ऑब्जर्व कर लें, इस लाइन के ऊपर इवन आपको एक सिंगल पॉइंट भी नहीं मिलेगा जहां पे ये फंक्शन CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें. मींस अदर देन पॉइंट्स ऑन दिस लाइन ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. लिहाजा यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि ये जो गिवन फंक्शंस था f of z is 2x square plus y plus iota times y square minus x, ये फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है ऑन द लाइन y is equal to 2x, बट नोवेयर एनालिटिक. रीजन मैंने एक्सप्लेन की कि कोई नेबरहुड आपको ऐसा नहीं मिलेगा z0 का कि उस नेबरहुड के तमाम पॉइंट्स पे ये फंक्शंस एनालिटिक हो. अब इनफैक्ट इसका डेरिवेटिव भी हमने फाइंड करना था, तो डिफरेंशिएबल फंक्शंस के डेरिवेटिव मैंने बताया था कि f डैश एट z इक्वल होता है पार्शियल u और पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v और पार्शियल x के, बट ये डिफरेंशिएबल है ओनली ऑन y इज इक्वल टू 2x, तो ये फार्मूला सिर्फ हम इस लाइन के पॉइंट्स के लिए यूज कर सकते हैं. सो पार्शियल u और पार्शियल x था हमारे पास, ये पार्शियल u और पार्शियल x इज 4x and partial v or partial x is -1. So this is 4x plus iota times -1. This is 4x minus iota. अगेन इसमें देखें कि ये जो डेरिवेटिव है ये जस्ट इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उनके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं. अदर पॉइंट्स जो इस नेबरहुड में या प्लेन के अदर पॉइंट्स आते हैं इनके लिए ये डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होगा. फर्दर अगर आप इस डेरिवेटिव को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना चाहें तो जस्ट इसको इस फॉर्मेट में रीराइट करें, 2 टाइम्स 2x माइनस आयोटा. अब इस लाइन के ऊपर 2x y के इक्वल है, सो इस डेरिवेटिव को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. राइट तो ये एग्जांपल इंडिकेट करती है कि ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं जो हो सकता है किसी एक सेट पे तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल हूं, लेकिन हो सकता है कि उस सेट में किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक ना हो. ओके, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम जस्ट कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कॉशी-रीमान इक्वेशंस की, एनालिटिसिटी की. सो ये थ्योरम एप्लीकेशंस ऑफ CR इक्वेशंस में हम स्टेट कर रहे हैं. सपोज द फंक्शन f of z is u plus iota v is analytic in a domain. फर्स्ट पार्ट है if modulus of f of z is constant in D then so is f of z. यानी अगर
मॉडुलस एक कांस्टेंट हो तो वो फंक्शन इटसेल्फ कांस्टेंट होता है, यानी कांस्टेंट फंक्शंस के अलावा कोई फंक्शन ऐसा नहीं होता जिसका मॉडुलस कांस्टेंट नंबर आए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। गिवन मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज modulus of f of z square is again a constant square is again a constant. So modulus की definition लगाएं तो u plus iota v modulus square is equal to some constant terms, let me call it c, and this implies u square plus v square is equal to c. ये equation number 1 given condition मैंने use कर ली कि modulus f of z constant है। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि f ऑफ z भी कांस्टेंट है। रिकॉल करें कि वन वेरिएबल प्रॉब्लम में अगर f ऑफ x इक्वल टू 3 हो तो ये कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। यानी अगर हम प्रूव कर दें कि दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट है। बट अगर इसमें कोई एक टर्म भी ऐसी हुई जो x डिपेंडेंट होगी तो ये कांस्टेंट नहीं है। x को पुट करें तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी f ऑफ x की। सो कांस्टेंट के लिए आपने जस्ट इसको इंडिपेंडेंट ऑफ x शो करना होता है। ओके, अब इनफैक्ट f ऑफ z क्योंकि हमने लिया है u प्लस आयोटा v, इन जनरल u डिपेंड्स ऑन एक्स वाई होता है और v भी डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई होता है। तो अगर हम प्रूव कर दें कि u इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई इस केस में और v भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई है तो ये प्रूव हो जाएगा u एंड v बोथ आर कांस्टेंट्स। तो जब u और v कांस्टेंट होंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा हमारे पास कि f ऑफ z भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। फॉर दिस क्योंकि गिवन एनालिटिसिटी है, मैंने कहा था कि जब भी एनालिटिसिटी गिवन हो तो फर्स्ट चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए कि CR इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं उस डोमेन में जहां पे फंक्शन एनालिटिक है। सो गिवन f of z is analytic, this implies ux is equal to vy and uy is equal to minus of vx in d, right? अब जस्ट मैं ये कर रहा हूं कि इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो differentiate 1 with respect to x. This implies 2u ux plus 2v vx and right side constant derivative 0. So this implies u ux plus v vx equal to 0. से ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब सिमिलरली अगर हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y तो ये u y प्लस v y इज इक्वल टू 0 आएगा। अब CR इक्वेशन यूज करें और नोट करें कि थ्रू आउट जब भी मैं CR इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं इस आइडिया पे कर रहा हूं कि जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होते हैं उनको मैं विद रिस्पेक्ट टू x में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो वैसे ये कंपलसरी नहीं है बट हम ये प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम जहां पे भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होंगे उनको विद रिस्पेक्ट टू x में कन्वर्ट करेंगे। तो uy इक्वल है माइनस ऑफ vx के एंड vy जो है ये ux के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। आप ऑब्जर्व करें कि हमारे पास अगर हम से फर्स्ट इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर लें और सेकंड को v से मल्टीप्लाई करके इन्हें ऐड करें तो लेट अस सी व्हाट हैपेंड। फर्स्ट टर्म को u से मल्टीप्लाई करें तो ये u स्क्वायर ux प्लस u v x इक्वल टू 0 और सेकंड इस इक्वेशन को आप
v से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगी टर्म हमारे पास v स्क्वायर यू एक्स माइनस यू वी वी एक्स इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड करें, ये टर्म बैलेंस, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू यू एक्स इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज यू एक्स इक्वल टू 0। रीजन ये है कि हमने एफ ऑफ जेड मॉड्यूलस को कांस्टेंट एज्यूम किया था, तो अगर एफ ऑफ जेड स्टार्ट से मैं कांस्टेंट लेता हूं 0, तो यहां से नथिंग इज लेफ्ट टू प्रूव कि अगर हम मॉड्यूलस एफ ऑफ जेड 0 लें तो डेफिनेटली 0 ही वो फंक्शन है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होती है। इसलिए यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि एफ ऑफ जेड सम नॉन जीरो फंक्शन है। तो नॉन जीरो है इसलिए इसका मॉड्यूलस नॉन जीरो होगा एंड दिस इंप्लाइज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज नॉन जीरो, राइट। तो यहां से ये टर्म यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर नॉन जीरो होगी, दिस इंप्लाइज यू एक्स इक्वल टू 0। अब इनफैक्ट आप जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 आए फॉर ऑल पॉइंट्स के लिए तो वो फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है। तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 आया है, इट मींस u इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट। अब बाय सी आर इक्वेशन ux इक्वल होता है vy के, तो ये इक्वेशन 4 इंप्लाइज कर रही है यूजिंग सी आर इक्वेशन vy इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इंप्लाइज v इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। सो यहां तक हमने प्रूव किया है कि u इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड v इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। सिमिलरली अब हम अगर प्रॉब्लम को दोबारा इस तरह सॉल्व करें कि हम इक्वेशन 2 को v से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 3 को u से मल्टीप्लाई करें एंड देन इनको सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी vx इक्वल टू 0। vx इक्वल टू 0 आएगी एंड दिस इंप्लाइज v इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड दिस इंप्लाइज अगेन सी आर इक्वेशन uy इक्वल होता है माइनस वी एक्स के, तो दिस इंप्लाइज वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज u इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, राइट। तो आप प्रीवियस स्लाइड में देखें हमने प्रूव किया था कि u इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड v इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, और इसमें हमने प्रूव कर दिया कि v इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड u इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। दिस इंप्लाइज u एंड v आर independent of x and y and this implies u and v are constants, right। अब जब u और v constant हैं तो this implies f of z which is u plus iota v is constant। so हमने प्रूफ किया कि अगर कोई फंक्शन जिसका मॉड्यूलस कांस्टेंट हो वो इटसेल्फ एक कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट फंक्शंस के अलावा किसी भी फंक्शंस का मॉड्यूलस कांस्टेंट नहीं होता। इस थ्योरम के सेकंड पार्ट में हमने कैलकुलस के एक और कॉन्सेप्ट को जर्नलाइज किया था कि अगर किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव 0 हो फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द डोमेन तो वो फंक्शन भी कांस्टेंट होता है। सेम आइडिया हम देखने लगे कि क्या कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए भी ट्रू है या नहीं, यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस का डेरिवेटिव 0 हो जाए फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डोमेन तो क्या वो फंक्शंस कांस्टेंट फंक्शंस होता है या नहीं होता। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। गिवन है f डैश z इज इक्वल टू 0 इन D एंड टारगेट है f of z is equal to constant in D, right। अब यहां पे ऑब्जर्व करें कि इस थ्योरम की स्टेटमेंट में आपको एनालिटिसिटी गिवन थी कि f of z एनालिटिक है। गिवन f of z is analytic
दिस इम्प्लाइज पार्शियल u और पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x इक्वल टू f डैश z, बिकॉज एनालिटिक फंक्शंस के डेरिवेटिव इस प्रोसेस से फाइंड किए जाते हैं। तो ये फंक्शंस एनालिटिक था, सो इसका डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ u एंड v। दिस इम्प्लाइज पार्शियल u और पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v बाय पार्शियल x, और गिवन f डैश z 0 है तो इसको 0 पुट करें। 0 को हम रीराइट कर सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करें तो पार्शियल u और पार्शियल x 0 आ गया, पार्शियल v और पार्शियल x भी 0 आ गया। CR इक्वेशन यूज करें तो ux इक्वल होता है vy के, दिस इम्प्लाइज पार्शियल v और पार्शियल y इक्वल टू 0, और vx इक्वल होता है माइनस पार्शियल u और पार्शियल y के, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन पार्शियल u और पार्शियल x इक्वल टू 0 इंडिकेट कर रही है कि u इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये लास्ट इक्वेशन शो करती है कि u इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, सो u इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। सिमिलरली इन टू इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें तो ये शो कर रही है कि v इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। दिस इम्प्लाइज u and v are independent of x and y, और प्रीवियस पार्ट की तरह f ऑफ z u प्लस आयोटा v के इक्वल है, क्योंकि u और v इंडिपेंडेंट x y है, इट मीन्स u और v कांस्टेंट्स हैं। तो जब u और v कांस्टेंट है तो इट मीन्स f ऑफ z भी कांस्टेंट होगा। तो ये आज के लेक्चर्स के रेफरेंसेस, एंड थैंक यू।